हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए देश के प्रतिष्ठित एवं नामचीन कथाकार शिवमूर्ति की लिखी हुई कहानी सिरी उपमा जोग। शिवमूर्ति जी की कहानियाँ न केवल साहित्यिक महत्व रखती हैं बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सुनिए उनकी प्रसिद्ध कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। किर्र 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 घंटी बजती है। एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे से बाहर निकलता है। अर्दली बाहर प्रतीक्षारत लोगों में से एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है। अभी 10 बजे एडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी की खेत की समस्या है तो किसी की सीमेंट की, किसी की चीनी की तो किसी की लाइसेंस की। समस्याएं ही समस्याएं। 9:45 बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा भागा भीतर जाता है। कितने मुलाकाती हैं अभी? हुजूर 7-8 होंगे। सबको एक साथ भेज दो। अगले क्षण कई लोगों का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन 10-11 साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में खड़ा है। अर्दली झुंझलाता है, जा जा तू भी जा, मुझे अकेले में मिला दो। लड़का फिर मिनमिनाता है। इस बार अर्दली भड़क जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो तू सवेरे से अकेले अकेले की रट लगा रहा है? क्या है इस चिट्ठी में? बोल तो, क्या चाहिए? चीनी, सीमेंट या मिट्टी का तेल? लड़का चुप रह जाता है। चिट्ठी वापस जेब में डाल लेता है। अर्दली लड़के को ध्यान से देख रहा है। मटमैली सी सूती कमीज और पायजामा, गले में लाल रंग का गमछा, छोटे कड़े खड़े रूखे बाल, नंगे पांव, धूल दूसरे चेहरा मुरझाया हुआ। अपरिचित माहौल में किंचित संभ्रमित, अविश्वासी और कठोर, दूर देहात से आया हुआ लगता है। कुछ सोचकर अर्दली आश्वासन देता है, अच्छा इस बार तू अकेले में मिल ले। लेकिन जब तक अंदर के लोग बाहर आते, साहब ऑफिस रूम से बेडरूम में चले जाते हैं। ड्राइवर आकर जीप पोंछने लगता है, फिर इंजन स्टार्ट करके पानी डालता है। लड़का जीप के आगे पीछे हो रहा है। थोड़ी देर में अर्दली निकलता है, साहब की मैगजीन, रूल, पान का डिब्बा, सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर। फिर निकलते हैं साहब, धूप छाई चश्मा लगाए, चेहरे पर आभिजात्य और गंभीरता ओढ़े हुए। लड़के पर नज़र पड़ते ही पूछते हैं, हाँ बोलो बेटे, कैसे? लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो संभ्रम नमस्कार करता है। ठीक है ठीक है। साहब जीप में बैठते हुए पूछते हैं, काम बोलो अपना, जल्दी, क्या चाहिए? अर्दी बोलता है, हुजूर मैंने लाख पूछा कि क्या काम है, बताता ही नहीं। कहता है साहब से अकेले में बताना है। अकेले में बताना है तो कल मिलना, कल। जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण असमंजस में रहता है, फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए जेब से एक चिट्ठी निकालकर साहब की गोद में फेंक देता है। ठीक है, बाद में मिलना। साहब एक चालू आश्वासन देते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है, लेकिन चिट्ठी की गंवारू शक्ल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है। चिट्ठी खोल कर वे पढ़ना शुरू करते हैं। सरब सिरी उपमा जोग, खत लिखा लालू की माई की तरफ से, लालू के बप्पा को पाँव छूना पहुँचे। अचानक जैसे करंट लगता है उनको। लालू की माई की चिट्ठी इतने दिनों बाद। पसीना चुचुहाया आया उनके माथे पर। सन्न। बड़ी देर बाद प्रकृतस्थ होते हैं वे। तिरछी आंखों और बैक मिरर से देखते हैं। ड्राइवर निर्विकार जीप चलाए जा रहा है। अर्दली ऊँघते हुए झूलने लगा है। वे फिर चिट्ठी खोलते हैं। आगे समाचार मालूम हो कि हम लोग यहाँ राजी खुशी से हैं और आपकी राजी खुशी भगवान से नेक मनाया करते हैं। आगे लालू के बप्पा को मालूम हो कि हम अपनी याद दिलाकर आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि लालू को आपके पास भेजना ज़रूरी हो गया है। लालू 10 महीने का था तब आप आखिरी बार गांव आए थे। उस बात को 10 साल होने जा रहे हैं। इधर 2-3 साल से आपके चाचा जी ने हम लोगों को सताना शुरू कर दिया है। किसी न किसी बहाने से हमको, लालू को और कभी कभी कमला को भी मारते पीटते रहते हैं। जानते हैं कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए गांव भर में कहते हैं कि लालू आपका बेटा नहीं है। वे चाहते हैं कि हम लोग गांव छोड़कर भाग जाएं तो सारी खेती बाड़ी, घर द्वार पर उनका कब्जा हो जाए। आज 8 दिन हुए आपके चाचा जी हमें बड़ी मार मारे। मेरा एक दांत टूट गया, हाथ पांव सूज गए हैं। कहते हैं गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो महतारी बेटे का मुंह काट लेंगे। अपने हिस्से का महुआ का पेड़ वे ज़बरदस्ती कटवा लिए हैं।
कमला अब 17 वर्ष की हो गई है। मैंने बहुत दौड़ धूप कर एक जगह उसकी शादी पक्की की है। अगर आपके चाचा जी मेरी झूठी बदनामी लड़के वालों तक पहुंचा देंगे तो मेरी बिटिया की शादी भी टूट जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार घर आकर अपने चाचा जी को समझा दीजिए। नहीं तो लालू को एक चिट्ठी ही दे दीजिए अपने चाचा जी के नाम। नहीं तो आपके आंख फेरने से तो हम भीगी बिलार बने ही हैं। अब ये गांव ढी भी छूट जाएगा। राम खिलावन मास्टर ने अखबार देखकर बताया था कि अब आप इस ज़िले में हैं। इसी जगह पर लालू को भेज रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर वो लंबी सांस लेते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़का पीछे बंगले पर छूट गया है। कहीं किसी को अपना परिचय दे दिया तो। लेकिन अब इतनी दूर आ गए हैं कि वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है। फिर वापस चलकर सबके सामने उससे बात भी तो नहीं की जा सकती है। उन्हें प्यास लगाई है। ड्राइवर से कहते हैं, जीप रोकना, प्यास लगी है। पानी और चाय पीकर सिगरेट सुलगाया उन्होंने। तब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो रहे हैं। उनके मस्तिष्क में 10 साल पुराना गांव उभर रहा है। गांव जहां उनका प्रिय साथी था महुए का पेड़, जो अब नहीं रहा। उसकी जड़ पर बैठकर सवेरे से शाम तक कंपटीशन की तैयारी करते थे वे। गांव जहां उनकी उस समय की प्रिय बेटी कमला थी, जिसके लाल लाल नरम होंठ कितने सुंदर लगते थे। महुए के पेड़ पर बैठकर कौआ जब कां कां बोलता तो जमीन पर बैठी नन्ही कमला दोहराती, कां कां। कौआ थक हार कर उड़ जाता तो ताली पीटती थी। वो अब सयानी हो गई है। उसकी शादी होने वाली है, एक दिन हो भी जाएगी। विदा होते समय अपने छोटे भाई का पाँव पकड़कर रोएगी। बाप का पाँव नहीं रहेगा पकड़कर रोने के लिए। भाई आश्वासन देगा कंधा पकड़कर, आफत विपत में साथ देने का। बाप की शायद कोई धुंधली सी तस्वीर उभरे उसके दिमाग में। फिर उनके दिमाग में पत्नी के टूटे दांत वाला चेहरा घूम गया। दीनता की मूर्ति, अति परिश्रम, कुपोषण और पति की निष्ठुरता से क्रश, सूखा शरीर, हाथ पांव सूजे हुए मार से। बहुत गरीबी के दिन थे जब उनका गौना हुआ था। इंटर पास किया था उस साल। लालू की माई बलिष्ठ कद काठी की, हिम्मत और जीवट वाली महिला थी। निरक्षर लेकिन आशा और आत्मविश्वास की मूर्ति। उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा होती थी उसके प्रति। इतनी आस्था हो जिंदगी और परिश्रम में तो संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह सकती। बीए पास करते करते कमला पैदा हो गई थी। उसके बाद बेरोजगारी के वर्षों में लगातार हिम्मत बंधाती रहती थी वो। अपने गहने बेचकर प्रतियोगिता परीक्षा की फीस और पुस्तकों की व्यवस्था की थी उसने। खेती बाड़ी का सारा काम अपने जिम्मे लेकर उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मुक्त कर दिया था। रबी की सिंचाई के दिनों में सारे दिन बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर कुएं पर पुरहाका करती थी। बाजार से हरी सब्जी खरीदना संभव नहीं था, लेकिन छप्पर पर चढ़ी हुई नेनुआ की लताओं को वह अगहन पूस तक बाल्टी भर भर कर सींचती रहती थी, जिससे उन्हें हरी सब्जी मिलती रहे। रोज़ सवेरे ताज़ी रोटी बनाकर उन्हें खिला देती और खुद बासी खाकर लड़की को लेकर खेत पर चली जाती थी। एक बकरी लाई थी वो अपने मायके से, जिससे उन्हें सवेरे थोड़ा दूध या चाय मिल सके। रात को सोते समय पूछती, अभी कितनी किताब और पढ़ना बाकी है साहबी वाली नौकरी पाने के लिए? वे उसके प्रश्न पर मुस्कुरा देते। कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि साहब बन ही जाएं। ऐसा मत सोचा करिए, वो कहती। मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देंगे। ये उसी के त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम था कि एक ही बार में उनका सिलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वे खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले से लगा लिया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसको पता लगा तो बड़ी देर तक निस्पंद रोती रही, बेआवाज। सिर्फ आंसू झर रहे थे। पूछने पर बताया कि खुशी के आंसू हैं ये। गांव की औरतें ताना मारती थीं कि खुद ढोएगी गोबर और भतार को बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी पत बच गई। वे भी रोने लगे थे उसका कंधा पकड़कर। जाने कितनी मनौतियाँ माने हुए थी वो। सत्यनारायण, संतोषी, शुक्रवार, विंध्याचल सब एक एक करके पूरा किया था। जरा जीर्ण कपड़े में पुलकती घूमती उसकी छवि, जिसे कहते हैं राजपाट पा जाने की खुशी। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 1-1.5 साल तक वे हर माह के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते रहे थे। पिता, पत्नी, पुत्री सबके लिए कपड़े लत्ते तथा घर की अन्य छोटी मोटी चीज़ें जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं थीं, वे एक एक करके लाने लगे थे। पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर लगा दिया था। पत्नी की देहाती ढंग से पहनी गई साड़ी और घिसे पिटे कपड़े उनकी आंखों में चुभने लगे थे। 1-2 बार शहर ले जाकर फिल्म वगैरह दिखा लाए थे।
जिसका अनुकरण कर वो अपने में आवश्यक सुधार ले आए। खड़ी बोली बोलने का अभ्यास कराया करते थे, लेकिन घर गृहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा से इतना समय वो नहीं निकाल पाती जिससे पति की इच्छा के अनुसार अपने में परिवर्तन ला पाती। वो महसूस करती थी कि उसके गंवारपन के कारण वे अक्सर खींच उठते और कभी कभी तो रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदलो, तब आकर सो। भूसे जैसी गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। उस समय वो कुछ न कहती, चुपचाप आदेश का पालन करती, लेकिन जब मनोनुकूल वातावरण पाती तो मुस्कुराकर कहती, अब मैं आपके जोग नहीं रह गई हूँ, कोई शहराती मेम ढूंढिए अपने लिए। क्यों, तुम कहाँ जाओगी? जाऊंगी कहाँ, यहाँ रहकर ससुर जी की सेवा करूंगी, आपका घर द्वार संभालूंगी, जब कभी आप गांव आएंगे आपकी सेवा करूंगी। तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से आज मैं धूल से आसमान पर पहुंचा हूँ, गाढ़े समय में सहारा दिया है। तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह न मिलेगी मुझे। लेकिन उनके अंदर उस समय भी कहीं कोई चोर छिपा बैठा था जिसे वे पहचान नहीं पाए थे। जिस साल लालू पैदा हुआ उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। क्रियाकर्म करके वापस गए तो मन गांव से थोड़ा थोड़ा उचटने लगा था। 2 बच्चों की प्रसूति और कुपोषण से पत्नी का स्वास्थ्य उखड़ गया था। शहर की आबोहवा तथा साथी अधिकारियों के घर परिवार का वातावरण हीन भावना पैदा करने लगा था। जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। गांव कई कई महीनों के बाद आने लगे थे और आने पर पत्नी जब घर की समस्याएं बताती तो लगता ये किसी और की समस्याएं हैं, इनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वे शहर में अपने को अनमैरिड बताते थे। इस समय तक उनकी जान पहचान जिला न्यायाधीश की लड़की ममता से हो चुकी थी और उसके सानिध्य के कारण पत्नी से जुड़ा रहा सहा रागात्मक संबंध भी अत्यंत क्षीण हो चला था। 3-4 महीने बाद फिर गांव आए तो पत्नी ने टोका था, इस बार काफ़ी दुबले हो गए हैं, लगता है काफ़ी काम रहता है, बहुत गुमसुम रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं। वे टाल गए थे। रात में उसने कहा, इस बार मैं भी चलूँगी साथ में, अकेले तो आपकी देह गल जाएगी। वे चौंक गए थे, लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी घर द्वार कौन देखेगा, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो खेती बाड़ी के लिए अपना शरीर सुखाइएगा। तुम तो फालतू में चिंता करती हो। लेकिन वो कुछ और सुनना चाहती थी। बोली थी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहाँ किसी पढ़ी लिखी लड़की से? मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। कौन सिखाता है तुम्हें इतनी बातें? सिखाएगा कौन, ये तो सनातन से होता आया है। मैं तो आपकी सीता हूँ, जब तक वनवास में रहना पड़ा साथ रही, लेकिन राजपाट मिल जाने के बाद तो सोने की सीता ही साथ में सोहेगी। लालू के बाबू, सीता को तो आगे भी वनवास ही लिखा रहता है। चुपचाप सो जाओ, उन्होंने कहा, लेकिन सोई नहीं वो। बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही, फिर बोली, एक गीत सुनाऊंगी आपको, मेरी माँ कभी कभी गाया करती थी। फिर बड़े करुण स्वर में गाती रही थी वो, जिसकी एकाध पंक्ति ही अब उन्हें याद है। सौतनिया संग रास रचावत मोसंग रास भुलान, ये बतिया को कहत बटोई त लगन करे जुआ में बान, सवरिया भूले हमें। वे अंदर से हिल गए और उसे दिलासा देते रहे कि वो भ्रम में पड़ गई है, पर वो तो जैसे भविष्य दृष्टा थी। आगत जो अभी उनके सामने भी बहुत स्पष्ट नहीं था, उसने साफ देख लिया था। उनके सीने में उसने कहीं न्यायाधीश की लड़की ममता की गंध पाली थी। उस बार गांव से आए तो फिर 5-6 महीने तक वापस जाने का मौका नहीं लग पाया। इस बीच ममता से उनका विवाह हो गया। शादी के दूसरे-तीसरे महीने गांव से पत्नी का पत्र आया कि कमला को चेचक निकल आई है, लालू भी बहुत बीमार है, मौका निकाल कर चले आइए। लेकिन गांव वे पत्र मिलने के महीने भर बाद ही जा सके। कोई बहाना ही समझ में नहीं आ रहा था जो ममता से किया जा सकता। दोनों बच्चे तब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही उसकी आंखें झरने सी झरनी शुरू हो गई थीं। कुछ बोली नहीं थी। रात में फिर वही गीत बड़ी देर तक गाती रही थी। उनका हाथ पकड़कर कहा था, लगता है आप मेरे हाथों से फिसले जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। वे इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उसका रोना धोना उन्हें काफ़ी अनमयस्क बना रहा था। वे उकताए हुए से थे। अगले ही दिन वे वापस जाने को तैयार हो गए थे। घर से निकलने लगे तो वो आधे घंटे तक पाँव पकड़कर रोती रही थी। फिर लड़की को पैरों पर झुकाया था, नन्हे लालू को पैरों पर लिटा दिया था, जैसे सब कुछ लुट गया हो। ऐसी लग रही थी वो, दीनहीन मलिन। वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। वही उनका अंतिम मिलन था। तब से 10 साल के करीब होने को आए। वे ना कभी गाँव गए और ना ही कोई चिट्ठी पत्री लिखी।
हाँ, करीब साल भर बाद पत्नी की चिट्ठी जरूर आई थी। न जाने कैसे उसे पता लग गया था। लिखा था, कमला नई अम्मा के बारे में पूछती है, कभी ले आइए उनको गांव, दिखा बता जाइए कि गांव में भी उनकी खेती बाड़ी घर दुआर है। लालू अब दौड़ लेता है। तिवारी बाबा उसका हाथ देखकर बता रहे थे कि लड़का भी बाप की तरह तोता चश्म होगा। जैसे तोते को पालिए पोसिए खिलाइए पिलाइए, लेकिन मौका पाते ही उड़ जाता है, पोस नहीं मानता, वैसे ही ये भी। तो मैंने कहा, बाबा तोता पंछी होता है फिर भी अपनी आन नहीं छोड़ता, जरूर उड़ जाता है। तो आदमी होकर भला कोई कैसे अपनी आन छोड़ दे, पोसना कैसे छोड़ दे? मैं तो इसे इसके बापू से भी बड़ा साहब बनाऊंगी। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा था। हाँ, वो पत्र ममता के हाथों में जरूर पड़ गया था, जिसके कारण महीनों घर में रोना धोना और तनाव व्याप्त रहा था। और करीब 9 साल बाद आज ये दूसरा पत्र है। पत्र उनके हाथों में बड़ी देर तक कांपता रहा और फिर उसे उन्होंने जेब में रख लिया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मिला उसको उन्हें आगे बढ़ाकर? वे बेरोजगार रहते, गांव में खेती बाड़ी करते, वो कंधे से कंधा भिड़ाकर खेत में मेहनत करती, रात में दोनों सुख की नींद सोते, तीनों लोगों का सुख उसकी मुट्ठी में रहता, छोटे से संसार में आत्मतुष्ट हो जीवन काट देती। उन्हें आगे बढ़ाकर वो पीछे छूट गई। माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियाँ निरंतर दुख दे रही हैं उसे। सारे दिन किसी कार्यक्रम में उनका मन नहीं लगा। शाम को जीप वापस लौट रही है। उनके मस्तिष्क में लड़के का चेहरा उभर आया है, जैसे मरुभूमि में खड़ा हुआ अशेष जिजीविषा वाला बबूल का कोई शिशु झाड़, जिसे कोई झंझावात डिगा नहीं सकता, कोई तपिश सुखा नहीं सकती, उपेक्षा की धूल में जो हरा भरा रह लेगा, लेकिन अनुग्रह की बाढ़ में जो गल जाएगा। जीप गेट के अंदर मुड़ती है तो गेट से सटे चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा दिखाई देता है। मच्छरों से बचने के लिए उसने अंगोछे से सारा शरीर ढक लिया है। जीप आगे बढ़ जाती है। अंदर उनकी 4 साल की बेटी टीवी देख रही है। आहट पाकर दौड़ी आती है और पैरों से लिपट जाती है। फिर महत्वपूर्ण सूचना देती है तर्जनी उठाकर, पापा पापा, वो बदमाश लड़का बरामदे तक घुस आया था। मम्मी पूछती तो बोलता नहीं था, भगाती तो भागता नहीं था। मैंने अपना खिलौना मोटर फेंक कर मारा, उसका माथा कटने से खून बहकर मुंह में जाने लगा तो थू-थू करता हुआ भागा। और पापा, वो जरूर बदमाश था, जरा भी नहीं रोया, बस घूर रहा था। बाहर चपरासियों के लड़के मार रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना करवा दिया। वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए वे ममता से पूछते हैं, कौन था? शायद आपके गांव से आया है, भेंट नहीं हुई क्या? मैं तो अभी चला आ रहा हूँ, कहाँ गया? नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना? पहले ये बताइए वो है कौन? एकाएक ममता का स्वर कर्कश और तेज हो गया। उस चुड़ैल की औलाद तो नहीं जिसे आप गांव का राजपाट दे आए हैं? ऐसा हुआ तो खबरदार जो उसे गेट के अंदर भी लाए, खून पी जाऊंगी। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर निढाल पड़ गए हैं। चक्कर आने लगा है, शायद रक्तचाप बढ़ गया है। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं चबूतरे पर गांव नहीं है, अर्थात वो चबूतरे पर नहीं है। वे चैन की सांस लेते हैं। शिवमूर्ति जी द्वारा रचित श्री उपमा जोग एक मार्मिक कहानी है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में स्त्री के अपार संघर्ष, त्याग और पुरुष की अवसरवादिता को रेखांकित करती है। ये कहानी एक ग्रामीण पत्नी की अपने पति के प्रति निश्चल प्रेम, त्याग और शहर में बसने के बाद पति द्वारा उसे त्याग दिए जाने की हृदय विदारक स्थिति को चित्रित करती है। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।